Hello student, this is video number 4, ongoing chapter Rebel and the Raj, class 12 history, chapter number 11. Okay, previous video we have discussed annexion of the Awadh. Now today we have discussed displacement of Nawab Wajid Ali Shah. Nawab Wajid Ali Shah is the Nawab of Awadh. So Nawab Wajid Ali Shah was the displaced and exiled to the Calcutta. अब देखिए अवध से उनको हटा दिया गया था बिकॉज मिस एडमिनिस्ट्रेशंस का उन पे ब्लेम किया और वहाँ से ब्रिटिशर्स ने 1856 में अवध को अपने कंट्रोल में ले लिया और वहाँ से अवध से नवाब वाजिद अली शाह को कहाँ एक्साइल कर दिया, कलकत्ता में. He was to admire by his peoples that his subject followed him all the way in the Kanpur singing songs of lament. There was the widespread emotional upheaval to this dethronement, and contemporary writers observed that the life was gone out of the body and the body is town had been the left lifelines. Folk songs mourned the honorable English came and took the country. अब देखिए बेटा अवध में क्या होता है कि जब वाजिद अली शाह को वहाँ से एक्साइल कर दिया जाता है तो जब वो जा रहे हैं तो कानपुर में उनके फॉलोअर्स उनके लिए गाने गाते हैं और देयर आर द वाइडली स्प्रेड अन इमोशनली अपवेल. इमोशनली लोग सेंटिमेंटली उनसे जुड़े होते थे. ठीक है, तो जो लोग उनसे सेंटिमेंटली जुड़े हुए थे, इमोशनली उनसे जुड़े हुए थे, उनके अंदर एक तरह से निराशा थी. और उस समय की जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे उन्होंने लिखा कि द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी. शरीर से लाइफ निकल गई है, प्राण निकल चुके हैं. एंड द बॉडी इन हिज टाउन, दिस टाउन हैड बीन लेफ्ट लाइफलेस. और जो शरीर है, जो बॉडी है, उनका शरीर से आत्मा तो निकल गई है लेकिन उनकी बॉडी अभी भी उसी शहर में है. यानी कि ये है यहाँ पे इस लाइन का स्टेटमेंट का कि जब अवध के वाजिद अली शाह वहाँ से चले जाते हैं तो अवध से तो वो चले गए लेकिन उनकी आत्मा, उनका शरीर अभी भी, उनकी मेमोरीज अभी भी अवध के अंदर है. ये लोगों का प्यार था जो उनसे वो करते थे बेटा. ठीक है, अब है बेटा नया पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द तालुकादार्स. हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था तालुकादार, चैप्टर नंबर 10 के अंदर, कि तालुकादार कौन होते थे. सो द एनेक्शन ऑफ द अवध, डिस्प्लेसमेंट नॉट ओनली द नवाब. अब जब अवध को राज्यारोहण किया गया था या उसको अपने अंडर में मिला लिया गया था, हड़प लिया गया था, तो वहाँ से सिर्फ नवाब को ही नहीं बाहर निकाला गया था, इसके साथ साथ जो तालुकादार थे उनको भी डिस्प्लेस किया गया था. द कंट्री साइड ऑफ अवध हैड मैनी स्टेट्स एंड द फोर्ट्स ऑफ द तालुकादार. अवध के अंदर बहुत सारे स्टेट्स थे और किले थे किनके, तालुकादार्स के. ठीक है, दे हैड हेल्ड पावर्स फॉर द जनरेशंस, और उनके पास बेटा पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपनी पावर को जनरेट कर रहे थे. अंडर द नवाब the Talukadars enjoy the fair degree of the autonomy and as long they accept the sovereignty of the Nawabs. They pay the revenue of their talukas. ठीक है, तालुकास का मीनिंग होता है पर्टिकुलरली एरिया, पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, जैसे अभी हम डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं उस समय पर्टिकुलरली एरियाज़ को तालुकास कहते थे. और जब नवाब वाजिद अली वहाँ पे थे तो ये इंजॉय करते थे अपनी ऑटोनॉमी को. नवाब वाजिद अली शाह के साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट अच्छे थे, ये उनको रेगुलरली टैक्स या रेवेन्यू देते रहते और बदले में ये अपने जो भी इनकी ऑटोनॉमी थी, उनकी फ्रीडम थी, उसको ये इंजॉय कर रही थी. ठीक है, सो मैनी तालुकादार हैड द आर्मीज इन अबाउट द 12,000 फुट सोल्जर्स. अब देखो बहुत सारे तालुकादार के पास 12,000 फुट सोल्जर, पैदल सिपाही चलने वाली सेनाएं होती थी. इवन द स्मॉलर वंस एट द आर्मीज इज अबाउट द 200, और कम से कम 2,000 सैनिकों की आर्मी भी, 200 सैनिकों की आर्मी भी वो रखती थी. द ब्रिटिश डिड नॉट टू टॉलरेट द पावर ऑफ द तालुकादार. अब जो ब्रिटिशर्स थे वो जो तालुकादार इतने पावरफुल हो गए, लगभग 12-12 हज़ार उनके पास सैनिक सोल्जर्स, पैदल सैनिक थे, ये पावर उनको सहन नहीं हुई और वो इनको यहाँ से हटाना चाह रहे थे. सो दे वर एनेक्स, डिसार्म्ड, उनको वहाँ से बाहर निकाला, डिसार्म किए, उनके जितने भी आर्म्स थे, वेपन्स थे, उनसे ले लिए गए. एंड देयर बेस्ट फोर्ट्स वर द डिस्ट्रॉय, और जो उनके किले थे उनको भी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया. द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी रिड्यूस देयर पावर. दे इंट्रोड्यूस द समरी सेटलमेंट इन 1856. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, समरी सेटलमेंट. ठीक है, जो उनकी पहले रेवेन्यू की जो पॉलिसी थी, परमानेंट सेटलमेंट था, उसको उन्होंने कुछ चेंज किया और एक नई पॉलिसी वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया और टैक्सेशन के लिए. ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, और दैट इज़ द नेम इज समरी सेटलमेंट. और ये कौन से ईयर में हुआ, 1856 में. इट वॉज द बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द तालुकादार हैड एक्वायर्ड द लैंड बाय द फोर्स एंड द fraud and thus is no permanent rights over the land. अब according to this policy they
बेस्ड, अब ये पॉलिसी किस आइडिया पे बेस्ड थी कि द तालुकादार हैड एक्वायर्ड द लैंड बाय द फोर्स, हमें तालुकादार से जो लैंड है वो फोर्सफुली हटवाना है वहाँ से, एंड द फ्रॉड है वो फ्रॉड है, और इसलिए हमें, क्योंकि उनका लैंड पे कोई राइट नहीं है, वो फ्रॉड है, और हम उनको जो लैंड है उस पर उनका कोई भी परमानेंट राइट्स नहीं है, सो दैट द रीजंस हम उनको वहाँ से डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। दे रिमूव फ्रॉम द पावर, फॉर एग्जांपल अब उनकी पावर्स को भी उन्होंने रिमूव किया। फॉर एग्जांपल प्री ब्रिटिश टाइम, जो पहले के स्टार्टिंग में जो ब्रिटिश टाइम था, जब जैसे उन्होंने आए थे स्टार्टिंग में, तब उनके पास क्या था, द तालुकादार हेल्ड 67% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द विलेजेस इन अवध। तो अवध के अंदर जितने भी गांव थे उनमें से 67% किनके अंडर में थे, तालुकादार्स के थे। एंड द अवध, एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द समरी सेटलमेंट द नंबर रिड्यूस टू द मेयर 38%। और जब समरी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था अवध में बेटा, तो जो नंबरिंग थी उनके टोटल परसेंटेज ऑफ द विलेजेस जो उनके अंडर में थे, अब वो 38% रह गए। तो यहाँ पे हमें 3-4 फैक्चुअल्स फैक्ट भी याद रखने हैं, और इसको ऐसे टाइप भी याद रखना है। समरी सेटलमेंट 1856 में हुआ, कहाँ पे स्पेशली इम्प्लीमेंट हुआ, अवध में हुआ, और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो तालुकादार के पास जो विलेजेस थे, जो 66% थे प्री ब्रिटिश टाइम में, वो रिड्यूस होकर 38% अब रह गए। ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। Now next, the removing them, the British thought they will be settled in the land with the owners of sale, so they wanted to reduce the exploitation done to the peasant। अभी भी ब्रिटिशर्स बेटा अपने को नहीं रोक रहे थे। अब जब उन्हें लगा कि हमने नवाब को हटा दिया, तालुकादार्स को हटा दिया, फिर भी कहीं ना कहीं इनके पास जो पीजेंट है या इनकी जो ऑनर्स है, मालिकों की जो ज़मीन रह गई है, ये उस पर सेटल हो सकते हैं। तो फिर उन्होंने बेटा एक्सप्लोइटेशन डन किया पीजेंट का, किसानों का भी उन्होंने अत्याचार करना उन पर शुरू किया। दे वांटेड टू द इंक्रीज द रेवेन्यू रिटर्न्स टू द स्टेट, और उन्होंने इसके लिए क्या किया, जो रिटर्न्स आ रहा था रेवेन्यू का उसको इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया गया। इन द एक्चुअल प्रैक्टिस, अगर आप वास्तविक तौर पे देखें बेटा, ऑफिशियल सून द फाउंड आउट देयर आर द इंक्रीज द रेवेन्यू रेट्स फ्रॉम द 13 to 70%, एंड द लार्ज एरियाज ऑफ अवध वर द हैवली ओवर असिस्ट, ठीक है। तो 30 से 70% तक जो रेवेन्यू हो रहा था, जो रेट था, रेवेन्यू रेट, जो टैक्सेशन रेट था, उसको उन्होंने और भी ज़्यादा इंक्रीज किया। विद द रिमूवल ऑफ द तालुकादार्स, अब जब तालुकादार्स वहाँ से रिमूव हो गए, द पीजेंट वर द डायरेक्टली अब एक्सपोज हो गए। तो जितने भी पीजेंट थे, क्योंकि वो उसके अंडर में थे, वो उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे, बट अब जब तालुकादारी हट गए तो पीजेंट क्या हो गए, एक्सपोज हो गए बेटा। एंड टू हार्श रेवेन्यू पॉलिसीज टू द ब्रिटिश, एंड कुड नो लॉन्गर अवॉइड द लॉन्स इन द टाइम्स टू द हार्डरशिप और द क्रॉप फेलियर्स, ठीक है। अब उनके पास रेट ऑफ द रेवेन्यू वो बहुत ज़्यादा हो गया, इसके अलावा उन पे लोन्स का जो लेते थे वो उनको पे करने के लिए वो बहुत ज़्यादा रेट्स हो गए, और क्रॉप्स फेलियर भी वहाँ पे हो गया। सो देयर वर द नो मीन्स टू विच द पेमेंट ऑफ द रेवेन्यू कुड बी द पोस्टपोन अपॉन द फेलियर ऑफ द क्रॉप्स और द अदर अनप्रोसेशन सिचुएशंस। So this tied to the loyalty and the patronage, the bound the peasant to the talukadar, but was the disparity. The British over the arrest the revenue due to the use the inflexible methods of the collections. So इस टाइप से आप देखेंगे बेटा, ब्रिटिशर्स टाइम टू टाइम बेटा वो अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर रहे थे, और वो चाह रहे थे कि जो पीजेंट है वो भी वहाँ से हट जाए। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं बेटा, रिलेशन बिटवीन द वाइट एंड इंडियन ऑफिसर्स, ठीक है। Prior to the uprising of the 1857, the relationship between the white and the Indian officer was the cardinally. The former were well versed in the Hindustani, fence and warsland in their Indian counterparts of the often been the hawking with them, and were thus the disciplinarian and the father figures rolled into ones. So in 1840s, the relationship underwent the drastic change with the British officers considering the Indians spoil the relations in fear and the reading roughness over their settlements. तो जो बेटा पहले जो 1857 से पहले थे जो रिलेशंस थे, जो ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस थे, यहाँ पे मोस्टली जो पर्सन्स काम करते थे वो इंडियंस थे, ठीक है। सो इंडियंस तो आप उनका स्किन कलर्स या उसके बेस पे थे, और जो ब्रिटिशर्स वहाँ पे काम कर रहे थे, ठीक है, उसी ऑफिस के अंदर, तो उनके साथ स्टार्टिंग में रिलेशंस अच्छे थे, हिंदुस्तानी टर्म्स थे, बट जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो उसके बाद उनके रिलेशंस में भी आप चेंज देखने को मिलेगा बेटा। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।